हिंदी वाले उसके बाद भी रुके रहेंगे जो लोग हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हिंदी में भी कराएंगे आज। नहीं, एक आंसर राइटिंग कराएंगे। प्रश्न एक मैं ले रहा हूं जो आया हुआ भी है, और ऐसे प्रश्न हर बार आ रहे हैं। भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति की समीक्षा करें। सबसे पहले प्रश्न लिखो, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति। मैं आपको थोड़ा सा जो फ्रेम कराऊंगा कि आंसर कैसे लिखते हैं। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति की समीक्षा करें, ठीक है, या अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न एक ही है। प्रश्न के दो तरीके से हमने एक मॉडल आपके सामने रखा कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है उसकी समीक्षा करें, या अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इस प्रश्न को डील करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति भारत में क्या थी। ठीक, इसको डील करने के लिए दो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं आपके सामने। और अगर आर्थिक नीति पर कोई भी प्रश्न आता है तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है, भारत से धन का निष्कासन। इसके मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए जो लोग मेरी क्लास में रहे, कि अंग्रेज भारतीयों का ऐसे शोषण करते थे कि जैसे किसी व्यक्ति के खून को चूसना, जैसे कि कोई डॉक्टर अपने मरीज को ठीक ही नहीं होने देना चाहता, ऐसे शोषण करते थे, घाव को ही भरने नहीं देते थे। तो इसमें हम दो स्टेटमेंट से उत्तर कैसे लिखेंगे, तो दो स्टेटमेंट हम देंगे। पहला स्टेटमेंट हम देंगे कि अंग्रेजों की व्यवस्था कैसे भारत में काम करती थी। तो एक उदाहरण है जॉन सुल्विन का। जॉन सुल्विन नाम का एक व्यक्ति है, अंग्रेज है, जो मद्रास में जो रेवेन्यू बोर्ड था उसका अध्यक्ष था। इसने कहा है कि हमारी व्यवस्था स्पंज के समान काम करती है। स्पंज के समान काम करती है। किसके समान? स्पंज के समान। स्पंज क्या होता है? एक सोखता। और ये स्पंज हम वहां लगाते हैं जो गंगा का किनारा है, मतलब भारत की जो अच्छी चीजें हैं वहां हम स्पंज करते हैं और उसे टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देते हैं। कथन 1, अंग्रेजों के ही अधिकारियों ने पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही रख दिया। इसका मतलब ये जो प्रश्न पूछा गया है, भारत से बड़े पैमाने पर ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था। दूसरा कथन हम लेंगे दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं? दादा भाई नौरोजी एक बात कहते हैं, देखो, ये कहते हैं कि भारत का धन बाहर जा रहा है। क्या कह रहे हैं? भारत का धन बाहर जा रहा है और इसके बदले हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। इसके बदले हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। प्राप्त नहीं। प्रश्न अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। हम स्टेटमेंट पे गए। अगर इस तरीके से तुमने लिखा तो 15 नंबर का प्रश्न है, तो आप 8.5 पे खेलोगे। स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं ना कि भारत से कैसे धन का निष्कासन हो रहा है। हम सीधे प्रश्न पे चले गए।
भाई अगर हम ऐसे कहें कि भारत में जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हैं उसे हम कुछ कथनों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हो गया, फिर आपने पहला कथन बताया, फिर आपने दूसरा कथन बताया, ठीक है। अब आप जब आपने दूसरा कथन बताया तो अब आप बताएंगे कि भारत से धन बाहर चला जाता है। क्या होता है? धन बाहर चला जाता है। फिर वही धन, दादा भाई नौरोजी ने कहा, वही धन जो भारत से बाहर गया वही धन भारत में पुनः आता है। किस रूप में? ऋण के रूप में। और ये ऋण के रूप में जब आता है तो इस पे हमें ब्याज देना पड़ता है। ये बहुत खतरा है। भारत का ही पैसा तुमने निचोड़ लिया और तुम निचोड़ के वही पैसा वापस कर दिया तुमने, और फिर उस पे हमसे ब्याज भराते हो। ये क्या है? इसीलिए इंग्लैंड में तो औद्योगिक चक्का चला, भारत का औद्योगिक चक्का बैठ गया। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। अब थोड़ा दिमाग खोलोगे, पढ़ोगे, पढ़ते तो आप हमेशा हो, इस तरीके से पढ़ो कि प्रश्न लिख पाओ, ठीक है। फिर आप ये बताओगे कि इससे क्या होता है? एक ऋण का कुचक्र बन जाता है। ऋण का कुचक्र। कुचक्र क्या होता है कि एक बार आप ऋण जाल में फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसे एक बार किसी ने उधार लेना शुरू किया तो उधार ही भरता रहता है, ब्याज ही भरता रहता है, मूलधन वैसे ही खड़ा होता है। ऐसा ही काम महाजन करते थे, वही काम अंग्रेजों ने भी किया। इतनी बात समझ में आ गई? दो स्टेटमेंट। अब इसके आगे प्रश्न का आगे का रूप क्या होगा? आगे फिर आप बताएंगे कि इन कथनों के माध्यम से हमने ये देखा कि अंग्रेजों की नीतियां किस प्रकार से हमारे देश में काम कर रही थी। अगला पैरा बताएंगे कि इन कथनों के माध्यम से हम देखते हैं कि अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों की आर्थिक नीति भारत में किस प्रकार की थी, ठीक है। आपने इसको जस्टिफाई किया और अपनी बात को रख के आगे बढ़े। फिर आप बताएंगे किस चीज को कैसे हम देख रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो प्लासी के पहले जब अंग्रेज यहां व्यापारी के रूप में आए थे, मतलब अगर हम देखें प्लासी की लड़ाई के पहले अंग्रेजों की भारत में स्थिति क्या थी? तभी तो आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। अब हमने देखा तो हम देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई के पहले, मतलब 1757 के पहले जो 50 वर्ष थे, पीछे के 50 वर्ष, उनमें आप देखोगे तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 2 करोड़ का सोना चांदी भारत में भेज चुकी थी। मतलब पिछले 50 वर्षों में 2 करोड़ का सोना और चांदी भारत की वस्तुओं के लिए भेजा गया था। जो भारत से वस्तुएं उनको आयात करनी थी, उसके लिए उन्हें 2 करोड़ का सोना चांदी भेजना पड़ा था भारत में। लेकिन प्लासी की लड़ाई के बाद स्थिति पलट गई। क्या हुआ? प्लासी की लड़ाई के बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल गई। क्या हुआ? पूरी तरह से बदल गई। प्लासी की लड़ाई के बाद स्थितियां पूरी तरह से चेंज हो गई। क्या हुआ चेंज? उसमें आप बताएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजों का
एकाधिकार हो गया। क्या हो गया? एकाधिकार हो गया। और जब एकाधिकार हो गया तो इंग्लैंड अब भारत से धन बड़े पैमाने पर जाने लगा। पहले इंग्लैंड से धन आता था, अब भारत से धन जाता है। यह जाने की प्रक्रिया ही धन निष्कासन है। अब इस धन निष्कासन को कैसे अंग्रेज करते थे, कुछ एग्जाम्पल दे दें। अगला, किस तरीके से, किस प्रकार से धन निष्कासन होता था? किस प्रकार से धन का निष्कासन होता था? पहला, भूमि कर के माध्यम से। ठीक है। दूसरा, अधिकारी जो थे वो घूस लेते थे। अधिकारी की घूस। बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी थे जो भारत में घूस लेते थे बड़ी पैमाने पर। ठीक है। इसके बाद भारतीय जो मंडियां थी, जहां से उत्पादन होता था, वहां अंग्रेजों ने पूरा एकाधिकार कर लिया था। भारतीय मंडियों पर एकाधिकार। अब जब एकाधिकार हो जाएगा तो भारत के व्यापारी तो हाशिए पर ही जाएंगे, और क्या होगा? तो भारतीय मंडियों पर एकाधिकार कर लिया गया। इसके अलावा आप देखोगे होम चार्जेस, गृह व्यय, ये क्या होता था? अगर आप देखोगे, इसका मतलब यह है जो भारत सचिव जो इंग्लैंड में बैठता था, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 लोग थे जिनका वेतन, जिनका पेंशन भारत से दिया जाता था। यह होम चार्जेस था। भारत के मामलों को इंग्लैंड में देखने के लिए अधिकारी था भारत सचिव। ठीक है। यह 1857 की क्रांति के बाद एक नया पद बनाया गया था और उसका खर्च भारत से दिया जाता था। इसको कहते हैं होम चार्जेस। ठीक है। और अगर आप देखोगे, इसके अलावा भारत में जो पूंजी थी, जो संचित हो सकती थी, व्यापार के लिए सबसे बड़ी चीज है, अगर आपका आर्थिक विकास हो तो सबसे बड़ी चीज होती है पूंजी का संचयन। कैपिटल इकट्ठा होनी चाहिए, पूंजी का संचित होना। क्या होना? किसी भी देश में अगर औद्योगिकरण हुआ है तो जब तक पूंजी नहीं होगी तब तक वहां औद्योगिकरण हो ही नहीं सकता। भारत इसलिए पीछे रह गया कि इंग्लैंड हमारे ऊपर शोषण कर रहा था, तो हमारे पास पूंजी संचित नहीं हो पाई। और ये जो हमारी पूंजी थी, वो पूंजी हमारे औद्योगिक विकास में लगती, लेकिन वो पूंजी इंग्लैंड चली गई। अब इंग्लैंड पर इसका अगर आप देखो, फिर हम निष्कर्ष पे आ जाएंगे। इतनी बातें आपने बता दिया, फिर आप निष्कर्ष पे आओगे। निष्कर्ष क्या दोगे? निष्कर्ष इस प्रश्न का क्या दोगे? यह देखो, जिस समय इस व्यवस्था को आप देखेंगे, जिस समय यह धन निकासी, जिस समय यह धन निकासी भारत से की जा रही थी, उस समय ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था। औद्योगिकरण हो रहा था। औद्योगिकरण हो रहा था। उसके लिए पूंजी की आवश्यकता थी। और यह आवश्यकता भारत ने पूरी की। और वहीं भारत के ऊपर इस धन निष्कासन का, इस धन
निष्कासन का बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक लाइन और भी जोड़ सकते हो, जिससे भारत में औद्योगिकरण होने के बजाय अनौद्योगिकरण हुआ, विऔद्योगिकरण हुआ। जो भारत औद्योगिक रूप से आगे बढ़ सकता था, लेकिन एक उपनिवेश होने के नाते भारत औद्योगिक नहीं बन पाया। ऐसे लिखते हैं। क्लियर? कुछ समझ में आया? ये तरीका होता है लिखने का। कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलता है। जब आप सही तरीके से प्रश्न को समझो, उसके कुछ फॉर्मेट बनाओ और उस फॉर्मेट से आप उत्तर लिखने का अभ्यास करो। ठीक है? तो आज के लिए एक ही प्रश्न आपको जो जानना था, फिर आगे हम इसी तरह से एक दो प्रश्न आपको डिस्कस करते चलेंगे। थैंक यू।